हेलो स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 है। चैप्टर 1 है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और यदि आपका क्लास 10 खराब हुआ होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लास 11 का ये नया सीरीज़ है, नया चैप्टर है, नया टॉपिक है। एकदम पूरा बेसिक से हम वीडियो स्टार्ट किए हैं। लेक्चर 1 में पूरा बेसिक चला, लेक्चर 2 में भी बेसिक चला, लेक्चर 3 में बेसिक चला है। कंटिन्यू बेसिक से लेकर आज हम कैसे भी करके जर्नी सफ़र करते हुए लेक्चर नंबर 5 की ओर आगे बढ़ चुके हैं। प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हो। यकीन मानिए केमिस्ट्री आप एकदम बेसिक से सीखने की कोशिश करोगे। सारे वीडियो का प्लेलिस्ट जनरेट हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा नया टॉपिक है क्लास 11 का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आज हम सीखेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन की नीड क्यों पड़ी और केमिकल कॉम्बिनेशन है क्या। तो अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हो तभी आप रिलेट कर पाओगे, अदरवाइज बहुत डिफिकल्टी होगा। ठीक है, मैं रिलेट करा। देखिए, ये जितनी भी कहानी मैं बताऊंगा ये 18वीं सदी के 18th सेंचुरी के लास्ट तक की कहानी है। देखो, एटम का डिस्कवरी, मॉलिक्यूल का डिस्कवरी तो जॉन डाल्टन जब आए थे 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, यानी कि 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले एटम बताया, मॉलिक्यूल बताया, यस और नो। लेकिन बात की जाए जब जॉन डाल्टन नहीं थे उसके पहले की, यानी कि 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग 1808 में जॉन डाल्टन आए, तब एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पता चला। लेकिन इसके पहले जस्ट कदम रखेंगे, यानी कि 18th सेंचुरी में आप कदम रखोगे तो 18th सेंचुरी के लास्ट तक हमें ना तो एटम मालूम था ना तो मॉलिक्यूल मालूम था। फिर भी बहुत सारे केमिस्ट थे। कब की? 18th सेंचुरी के लास्ट में बहुत सारे केमिस्ट थे। उन केमिस्ट को एटम मॉलिक्यूल के बारे में मालूम नहीं था। फिर भी वे लोग एक मैटर में दूसरे मैटर को मिलाते थे और कुछ नया बन जाता था। चक्का का चक्का चौंध रह जाते थे कि कैसे दो अलग अलग चीज़ को मिला रहे हैं तो नया चीज़ बन रहा है। बार बार कई सारे केमिस्ट ने अलग अलग तरीके से एक मैटर में दूसरे मैटर को मिलाया, इसमें उसमें मिलाया और नया चीज़ बनते गया। और उनमें उन्होंने कुछ ट्रिक ढूंढा और ये बताया कि केमिकल रिएक्शन होता है जब भी दो मैटर के बीच, दो एटम के बीच केमिकल रिएक्शन होगा तो ऐसा नहीं कि किसी में किसी को मिला दो तो कुछ भी बन जाए। उन्होंने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने ऐसा बोला कि जब भी दो मैटर को मिला दोगे या दो मैटर का रिएक्शन करा दोगे तो कुछ नया मैटर बनता है, कुछ नया चीज़ें बनती है। और ये चीज़ें एक लॉ के तहत बनती है। ऐसा नहीं होगा भाई कि कुछ भी मिला दो कुछ भी मिल जाए, ऐसा नहीं। एक लॉ के तहत मिलेगा। उस लॉ का नाम दिया गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी कि हम जो भी पदार्थ लेते हैं, जो भी मैटर लेते हैं और कुछ नया चीज़ बन के आता है, वो नॉर्मल नहीं आता, वो एक लॉ को फॉलो करते हुए आता है, एक लॉ को फॉलो करती है। उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमारे पास कितने ऐसे लॉ हैं? टोटल 5 लॉ हैं। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड, लॉ ऑफ डिफाइंड प्रपोर्शन। थर्ड लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। फोर्थ लॉ है लॉस ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। फिफ्थ है गे-लुसाक लॉ। ये पांचों के पांचों लॉ आज हम सीखने वाले हैं। तो टोटल 5 लॉ हमें पढ़ने हैं। और इस वीडियो में आपको देखो, ये लॉ तो जॉन डाल्टन की थ्योरी से पहले ये पांचों लॉ बन चुका है। जिस समय एटम मॉलिक्यूल की डिस्कवरी नहीं हुई थी उसके पहले से ये पांचों लॉ तैयार हो चुका है। तो इस सेशन में मैं जॉन डाल्टन की थ्योरी और ये पांचों लॉ दोनों को रिलेट करके पढ़ाऊंगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इसलिए जॉन डाल्टन का थ्योरी मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूँ। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को भी इससे रिलेट कराऊंगा और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को भी हम पहले से कल डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और सारे लॉ को बारी बारी से। तो हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि मास कंजर्व रहती है, मैटर कंजर्व रहती है, मैटर का वेट चेंज नहीं होता, ये लॉ बोलना चाहता है। पूरा बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा, जॉन डाल्टन से लेकर पूरा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी तक पूरी बारीकी समझेंगे, कोई बात नहीं। देखो, सबसे पहले बात बता देता हूं
जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको किसने दिया था? लेवोजियर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कौन बताया था? लेवोजियर नामक साइंटिस्ट बताया था। कब बताया था? 1744 में। 1744 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऐसा भी कोई चीज है, लेवोजियर नामक साइंटिस्ट ने देखा और लोगों के सामने बताया। टेस्टेड बाय लैंडोल्ट, और लैंडोल्ट नामक साइंटिस्ट ने लेवोजियर का इस लॉ को एक्सपेरिमेंट से टेस्ट किया। इन्होंने बताया, इन्होंने टेस्ट किया, ये क्या चल रहा है? ऐसा नहीं है दोस्त। लेवोजियर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऐसा भी कोई चीज होता है, लेवोजियर ने बताया और खुद भी एक्सपेरिमेंट किया था ना, तभी तो बताया। लेकिन जानते हो साइंटिस्ट में धूम मची होती है। इन्होंने बताया, माने नहीं, खुद इसके लॉ को एक्सपेरिमेंट करके देखे और सही भी लगा, इसलिए दोनों का नाम मेंशन है। रियल कौन? लेवोजियर। ठीक, लेवोजियर खुद बताया इस लॉ को, खुद एक्सपेरिमेंट भी किया था, लेकिन टेस्टिंग के लिए ये भी शामिल था लैंडोल्ट। सारा चीज कब हुआ? 1744, यानी कि 18वीं सेंचुरी चालू हो चुकी है। ठीक है, जिस समय जॉन डाल्टन की थ्योरी नहीं आई थी और इस समय मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी नहीं आई थी, तब की बात है। एटम, मॉलिक्यूल नहीं जानते थे, तब की बात है। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है, ध्यान से समझना। ये लॉ ये बोलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है। अच्छा, केमिकल रिएक्शन है क्या? बता रहा हूं। देखो, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है और फिजिकल रिएक्शन, दोनों में डिफरेंस 10वीं में डिस्कस किए थे, एक बार और बता रहा हूं। केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो मैटर नया मिलता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन अलग है और ऑक्सीजन अलग है, जब दोनों केमिकली रिएक्ट होते हैं तो नया चीज मिलता है, उसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये कार्बन नहीं रहा, अब ये ऑक्सीजन नहीं रहा, अभी नया चीज बन गया जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है हमेशा नया चीज मिलेगा, हमेशा तुम लिए जो रहोगे अलग अलग, वो कंबाइन होके तुम्हें नया चीज मिलेगा। ये केमिकल रिएक्शन होता है। फिजिकल रिएक्शन में क्या होता है? तुम्हें फिजिकल रिएक्शन में नया चीज नहीं मिलता। ये पानी है, वाटर, वाटर का फॉर्मूला H2O। इसको अगर वाटर वेपर बना दूंगा फिर भी फॉर्मूला क्या रहेगा? H2O। अगर इसको मैं फ्रीजर में जमा दूंगा तो सॉलिड बन जाएगा। हमने बोला नया चीज बन गया, गलत। अभी भी वो क्या है? वाटर ही है। तो इस प्रकार के चेंजेस को फिजिकल चेंज कहती हैं। फिजिकल चेंज में तुम्हें नया चीज नहीं मिलता, फिजिकल चेंज में तुम्हें नया चीज नहीं मिलता, सेम यही चीज रहता है, बस दूसरे फॉर्म में दिखते हैं। फिजिकल चेंज में सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड गैस में। फिजिकल चेंज में स्टेट चेंज होता है, नया चीज नहीं मिलता, और केमिकल चेंज में नया चीज मिलता है। समझ पाए? तो ये होता है केमिकल चेंजेस। ठीक, हाँ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जितने भी चीज लेफ्ट साइड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब का मास इक्वल टू होता है राइट में नया चीज बनने वाले के मास की इक्वल। समझ पा रहे हो? समझो इधर। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के तहत, इस नियम के तहत मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड। ये नियम ये बोलती है कि मास यानी कि मैटर को तुम बना नहीं सकते। साथ ही साथ आगे ये लॉ ये बोल रही है कि तुम मैटर को ना तो बना सकते हो ना तो तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना तो तुम मैटर को क्रिएट कर सकते हो ना तो तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये बात कहाँ पर हो रही है? केमिकल रिएक्शन के अंदर। केमिकल रिएक्शन कराओगे तो तुम अलग से मैटर नहीं बना सकते, अलग से तुम नया मैटर डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, याद रखो टॉपिक, केमिकल रिएक्शन क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, अनबैलेंस नहीं, बैलेंस। और फिजिकल रिएक्शन, बट वन फॉर्म इज चेंज इनटू अनदर फॉर्म। एग्जाम्पल के जरिए समझो भाई। ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, दोनों अलग अलग है। दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकली जब कंबाइन होते हैं तो तुम्हें नया चीज मिलता है। इस नए चीज का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
या सुनो, कोई पूछेगा कैसा कॉम्बिनेशन है, केमिकल कॉम्बिनेशन में। फिजिकल में तो स्टेट चेंज होता है, केमिकल में नया चीज मिला कि नहीं मिला। अब ये कार्बन नहीं रहा, अब ऑक्सीजन नहीं रहा, अब नया चीज कार्बन डाइऑक्साइड रहा। क्या ये केमिकल रिएक्शन है? बात हुआ था केमिकल रिएक्शन। क्या ये बैलेंस है? एक कार्बन, दो ऑक्सीजन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास लगाना है तो केमिकल रिएक्शन होना चाहिए या तो फिजिकल रिएक्शन होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस। रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का टोटल मास कर दो। कार्बन का टोटल मास कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन 32। इधर कार्बन का 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32। दोनों को ऐड करो 44। कितना मिलेगा? 44 इज इक्वल टू 44। यानी कि क्लियरली हम बोल सकते हैं कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट का टोटल मास इक्वल होता है प्रोडक्ट का टोटल मास। इसी का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब एक बात सुनो, सुन रहे हो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास बोलती है कि तुम एटम जनरेट नहीं कर सकते, तुम मैटर खुद नहीं बना सकते। ना तो मैटर बना सकते हो तुम, ना तो तुम अपने से मैटर को खत्म कर सकते हो। मैं किया क्या नहीं किया? देखो, कार्बन एक ही था, ऑक्सीजन 2 था। कार्बन एक है, ऑक्सीजन। क्या मैं मैटर को यहां बनाया कि अपने से जो लिया था वही मिला? जो लिया था, तो मैं अलग से कोई मैटर नहीं बनाया। ऐसा नहीं कि कार्बन ऑक्सीजन लेके मैं कुछ अलग बना दिया, ऐसा है क्या? जो इधर मैटर था सेम उधर ये भी मिला। मैं बनाया क्या? क्या इधर कार्बन था, क्या इधर से कार्बन को मैं खत्म कर पाया क्या? इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन को मैं खत्म कर पाया क्या? तो मैं ना तो कार्बन को खत्म कर पाया इधर, ना तो मैं ऑक्सीजन को डिस्ट्रॉय कर पाया। यानी कि मैटर को मैं डिस्ट्रॉय कर पाया क्या? ये सब बात केमिकल रिएक्शन का हो रहा है। केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो मैं मैटर को बना पा रहा हूं, ना तो मैं डिस्ट्रॉय कर पा रहा हूं। जो तुम लिए थे वही तुम पाओगे। रिएक्टेंट का मास इक्वल होगा प्रोडक्ट के मास के, समझे? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलती है कि कोई भी बैलेंस वाली केमिकल रिएक्शन होगा ना, तो तुम्हें हमेशा नया मैटर मिलेगा। ठीक, पढ़ लो एक बार। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड। मैं अलग से कोई मास क्रिएट नहीं किया हूं क्या? नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो मैं कार्बन खत्म कर पाया, ना तो ऑक्सीजन खत्म कर पाया, मैं कुछ भी खत्म नहीं कर पाया। इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर बात साफ साफ और बयां कर रही है। देखो, बट वन फॉर्म इज चेंज इनटू अनदर फॉर्म। मतलब ये बोल रही है कि केमिकल रिएक्शन होता है तो तुम जो लिया रहोगे वही चीज तुम्हें मिलेगा, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में। कैसे फॉर्म में? डिफरेंट। अब कार्बन नहीं रहा, ऑक्सीजन नहीं रहा, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो नया सब्सटेंस तुम्हें मिलता है। समझ पाए इस बात को? अच्छा, एक फील ले लो तुम लोग। अभी तो नॉर्मली बात की है, ठीक है ना? चलो वीडियो क्लोज कर। तो देखो, ये जो लैंडॉल्ट है, लैंडॉल्ट एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया था, या सुनो बोला था कैसे किया था। देखो, लैंडॉल्ट के एक्सपेरिमेंट समझा। लैंडॉल्ट क्या किया? सच में लॉ ऑफ कंजर्वेशन सही है? कैसे बताओ? मैं बोला लैंडॉल्ट को सपने में। लैंडॉल्ट बोलता है पहले ट्यूब बना लेते। लैंडॉल्ट ने क्या किया? ऐसे ट्यूब बनाया कांच का। बनाने नहीं आता यार मेरे को, बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं। कोशिश करने वाली हार नहीं होती, ठीक है? ठीक, लैंडॉल्ट ने बिल्कुल ऐसा ट्यूब बनाया जैसे मैं बना रहा हूँ। लैंडॉल्ट को कॉपी कर रहा हूँ मैं। लैंडॉल्ट बोलता है इसमें मैं कुछ लिक्विड भर रहा हूँ। क्या भर रहा हूँ मैं? लिक्विड। इस यहाँ पर लैंडॉल्ट ने सिल्वर नाइट्रेट का लिक्विड लिया। क्या लिया? सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि AgNO3 का लिक्विड भरा इस टेस्ट ट्यूब में।
और इधर एक और सेकंड टेस्ट ट्यूब लैंडॉल ने अपने एक्सपेरिमेंट के तहत लिया और इस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने सोडियम क्लोराइड का लिक्विड फिलअप किया। इधर सिल्वर नाइट्रेट का लिक्विड है, इस वाले सीसी में सोडियम क्लोराइड का लिक्विड है, नमक घोल के डाल दिए। ठीक है। लैंडॉल ने क्या किया मालूम है, इसको और इसको मिला दिया, ज्वाइन किया। क्या किया? क्या किया लैंडॉल ने इस दोनों को ज्वाइन किया। पूरा नहीं भरा हूं ना मैं सीसी, लीकेज हो जाएगा। अभी दोनों आपस में नहीं मिले हैं लैंडॉल ने, और लैंडॉल लास्ट में क्या किया, मोम से ना इसको पूरा चिपका के बंद कर दिया ऊपर वाले को। ठीक, समझ गया? इसको एच शेप भी बोलते हैं, एच शेप बने ना, एच शेप बने हैं। लैंडॉल क्या किया, तौलने वाली मशीन लाया, तौलने वाली मशीन के ऊपर इस सारे सेटअप को रख दिया। पहले केमिकल रिएक्शन दिखा देता हूं। पहले सीसी में AgNO3, इधर AgNO3 ये सिल्वर नाइट्रेट है, दूसरी सीसी में भरा है सोडियम क्लोराइड। या सुनो, ये इस कंडीशन की बात है, ये लिया हूं ना, ये दोनों को मिलाया हूं क्या, कुछ नहीं किया हूं, बस भरा हूं। वेट मशीन लाया, वेट मशीन में तौल दिया, तो ये क्या है, वेट ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि सेटअप तैयार किया और डायरेक्ट वेट किया। कुछ भी केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं हुआ है अभी, कुछ हुआ है क्या, कुछ भी नहीं हुआ है। तो टोटल रिएक्टेंट का मैं क्या कर दिया, तौलने वाली मशीन में रिएक्टेंट का टोटल वेट किया, वेट ऑफ रिएक्टेंट। अब क्या होगा, रिएक्शन कराओगे, लैंडॉल्ट आगे अपने एक्सपेरिमेंट बोलता है, अब पकड़ो इसको, पलटी मार दो। क्या करो, पकड़ो और दोनों को पलटी मार दो। जब पलटी मारेंगे तो ये और ये आपस में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। और मिलेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा। क्या होगा, और केमिकल रिएक्शन होगा जब तुम्हें नया नया सब्सटेंस मिलेगा, नया मैटर मिलेगा, तुम्हें नया चीज मिलेगा। तो लैंडॉल्ट भाई साहब को क्या मिला मालूम है, ये वाली प्लस, ये वाली माइनस, ये वाली प्लस, ये वाली माइनस, आगे सीखेंगे सब। ठीक, प्लस और माइनस एक साथ, AgCl प्लस NaNO3। तो जब दोनों को लैंडॉल्ट भाई साहब ने पकड़ के पलटाया, दोनों आपस में मिल गए, दोनों लिक्विड, और मिले तो नया चीज मिला, AgCl NaNO3। ऐसा नहीं कि इधर AgCl आ गया, इधर NaNO3 आ गया, भाई पलटाए हैं, दोनों बना है मिक्सचर में, दोनों मिक्सचर है ना, दोनों क्या है, मिक्सचर है। ऐसा नहीं है कि इसमें AgCl आ गया, इसमें NaNO3, ऐसा नहीं है, दोनों मिक्सचर है ना, मैं बस वहां लिखा हूं, समझ गए? एक तरफ सिल्वर क्लोराइड मिला और सोडियम नाइट्रेट, अलग अलग नहीं मिला, पलटी मारे, दोनों मिक्सचर मिले ना, मिक्सचर। केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तभी तो नया चीज बना। फिर वो क्या नाम था, लैंडॉल्ट फिर तौलने वाली मशीन लाया, तौलने वाली मशीन को फिर इसके ऊपर रखा। कब, जब दोनों को केमिकल रिएक्शन करा दिया पलटा के, फिर तौला तो क्या मिला मालूम है, वेट ऑफ प्रोडक्ट मतलब समझ रहे हो ना, जब मिलावट हुआ तो केमिकल रिएक्शन हुआ तो नया चीज बन गया, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। फिर तौला, उन्होंने देखा रिएक्टेंट का जितना वेट है उतना वेट प्रोडक्ट का है। या सुनो, इससे क्लियर है, मास केमिकल रिएक्शन में कंजर्व है, कोई भी चीज गायब नहीं हुई है क्या, रिएक्टेंट का जितना वेट है प्रोडक्ट का उतना वेट है, यानी कि मास कहीं भी डिस्ट्रॉय हुई, इधर जितना मास आया इधर उतना मास मिला, इधर जितना वेट आया इधर उतना वेट मिला, यानी कि मास कहीं गायब, तो मास डिस्ट्रॉय नहीं हुए। क्या अलग से मास आया, क्या 100 किलो लिया 500 किलो बन गया, क्या नहीं बना, यानी कि मास तुम क्रिएट कर पाए, तुम मास ना तो क्रिएट कर पाए ना तो डिस्ट्रॉय कर पाए, सिर्फ हम क्या कर पाए, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज करवाए हैं बस। ये अलग फॉर्म था, ये अलग फॉर्म है, सारा चीज सही जा रहा था, अचानक गड़बड़ी हो गया, तो गड़बड़ी के ऊपर बात करेंगे। ठीक, चलो, है ना, इससे समझ पाए ना, लैंडॉल्ट के एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हो। भैया सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट कहाँ से लाएंगे, दुकान से, ठीक है, लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, इसको से भसका लेना, है ना, घर में नमक घोल देना, मिला देना, ठीक है।
कई लोग सोचते हैं मोम है, क्या है ये? क्या है? मोम, मोमबत्ती सुने हो ना घर में, कैंडल। कैंडल को हम जलाते हैं और कई लोग तो ये सोचते हैं कैंडल जल गया कैंडल खत्म, कैंडल जल गया कैंडल खत्म। ऐसा नहीं होता, कैंडल जल गया कैंडल। कई लोग तो ये सोचते हैं कि मेरा कैंडल जल, कई लोग ना कैंडल को वेट कर लेते, कैंडल को वेट की, मान लो कितना आ गया 6 ग्राम आ, कितना आ गया 6 ग्राम। वेट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बोल दो, क्या बोल दो, रिएक्टेंट का वेट कितना 6 ग्राम। कैंडल को जलाए, बर्थडे में जलाते हैं ना वैसे ही जलाए, ठीक है। साइंटिस्ट लोग देखे, साइंटिस्ट नहीं हम लोग देखे, साइंटिस्ट लोग क्या, वो लोग सब मालूम है। कई लोग ये सोचते हैं कि कैंडल जल रहा है तो मास कम हो रहा है, मास कम हो रहा है, वास्तव में ऐसा नहीं होता, मास अभी भी 6 ग्राम होगा। कितना होगा 6। कैसे मोम जलेगा, जल के यहाँ पिघल के ऐसे बिखरता है ना, चिपकू टाइप का, या सुनो ऐसा नहीं निकलता है ना, ऐसा होता है, कुछ होता है। और जब मोम जलता है, अब मोम में कार्बन होता है, मोम में क्या होता है कार्बन, और कार्बन है मोम में, तो कोई भी चीज जलता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है। जलाया, बर्न किए, कार्बन था, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन किए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना ना। तो जो गैस उड़ रही है कौन सी गैस है, क्योंकि मोम में कार्बन था और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। साथ ही साथ तुम हाथ रखोगे ना तो तुम्हें ना वाटर वेपर टाइप महसूस होता है, वाटर वेपर, या सुनो घर में मम्मी खाना बनाती है, हाथ रखते हैं तो वाटर वेपर मिलता है ना हाथ में, तो कैंडल जलती है ना तो साथ ही तो वाटर वेपर भी बनती है, क्या बनती है वाटर, इसमें तो काला काला धुआं हो जाता है, वाटर वेपर बनती है, और साथ ही साथ कुछ धुआं भी निकलती, क्या निकलती है, कुछ धुआं निकलती, कुछ भी धुआं। हाँ ठीक, अच्छा अब टोटल वेट करूंगा मैं, ये जो बचा ना इधर इधर पूरा मोम पिघल गया, पूरा ऐसे पिघला वाला मोम होता है इतना मैटर, इस पूरे को लूंगा, इसको साथ ही साथ इसमें प्लस करूंगा जो वाटर वेपर को, वाटर वेपर का मास जो भी आया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पूरा प्लस करूंगा, पूरा धुआं को प्लस करूंगा, वापस 6 ग्राम मिलेगा, मिलेगा ना, मिलेगा, लेकिन पूरा सेटअप से करना पड़ेगा, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे घर में, बहुत मुश्किल है, साइंटिस्ट लैब में करते हैं, समझ गया। तो क्या जो एक छोटा बच्चा बोल रहा था भैया मोम खत्म हो गया, मोम का मास खत्म हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन फेल, ऐसा हुआ क्या, बच्चे समझाना पड़ेगा, पहले तुम 10 पढ़ो फिर 11 आओ, फील करो, समझ गए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास यहाँ भी फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, कुछ चीज खत्म होता। अब एक बात सुन लो, चलो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास लगा के देखते हैं। H2 और O2 जब मिलता है तो H2O बनता है, क्या बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब केमिकली कंबाइन होते हैं, केमिकली की बात करूं तो नया चीज मिला जिसका नाम पानी, वाटर। अच्छा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास यहाँ ट्रू है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास बोलता है भाई पहले केमिकल रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पता है कौन बताया था, केमिकल रिएक्शन पहले बैलेंस होना चाहिए, डाल्टन भाई साहब बताया था। कौन बताया था, डाल्टन भाई साहब बोला था, क्या बोला था, रिएक्टेंट में जितना एटम लोगे प्रोडक्ट में उतना एटम मिलेगा। जॉन डाल्टन का पोस्टुलेट में हम पढ़े थे, यस और नो, रिएक्टेंट में जितना एटम होगा प्रोडक्ट में उतने एटम मिलेंगे, मिलेंगे मिलेंगे। पहले बैलेंस करो, बैलेंस करो, इधर 2 लिख दूंगा, बैलेंस करना सीखेंगे, नया सीरीज लाऊंगा, इधर भी क्या लिख दो 2, बैलेंस हो गया, हो गया। रिएक्टेंट का जितना मास होगा क्या इसका उतना मास होगा, होगा, करके देखते हैं। हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास 1, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है तो 2 ऑक्सीजन का मास 32 इक्वल टू इधर भी 4, और ऑक्सीजन कितने हैं 2 है ना, तो एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 ऑक्सीजन का 32, 32 + 4 36 इज इक्वल टू 36। वाओ नाइस, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ भी फॉलो होते दिख रहा है, होते दिख रहा है, या सुनो आज की क्लास। अच्छा ध्यान समझना, अब सबसे बड़ा पड़ाव कब आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को कब गलत होते दिख रहा है, यहां समझना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास चले आ रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब से मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आया है
और जब से दुनिया में आइंस्टाइन भाई साहब आए हैं तब से सारा चीज फेरबदल हो गया। पुरानी मान्यता भी गलत होती जा रही थी। कब पुरानी मान्यता कब गलत हो रही? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मान चले आ रहा था, कोई दिक्कत था नहीं था। लेकिन जब से आइंस्टाइन भाई की थ्योरी आई, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E इक्वल mc², सबसे फेमस इक्वेशन, नाम सुना ही होगा। कब आया? 1905 में आया। और ये सब कहानी कब का है? 18वीं सेंचुरी का। और आइंस्टाइन भाई साहब कब आए? 19th सेंचुरी में आए। 1905 में थ्योरी दिया ना। और डाल्टन भाई साहब कब आए थे? 1808 में। 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में डाल्टन भाई साहब आ चुके थे। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास फेल होते दिख रहा था। कैसे? ध्यान समझना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में भी फेल हुआ था। कब मालूम है? जब न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ था। देखे थे वीडियो? देखे थे। न्यूक्लियर रिएक्शन में सारा चीज फेरबदल हो गया था। जॉन डाल्टन जहां बोलते थे कि रिएक्टेंट में जो चीज लोगे प्रोडक्ट में वही चीज मिलेगा, लेकिन जब से मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई है पूरा जॉन डाल्टन थ्योरी में धूम मचा दी। उन्होंने बोल दिया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में रिएक्टेंट में जो चीज लोगे जरूरी नहीं है प्रोडक्ट में वही मिले, प्रोडक्ट में डिफरेंट भी मिल सकता है। तभी मिलेगा जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। वीडियो नहीं देखे हो कोई बात नहीं, जाके देख लो, ठीक? समझो, आप पूरी बात बता रहा हूं। आइंस्टाइन भाई साहब आए। कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन आए। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। क्या दिया? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। आइंस्टाइन भाई साहब ने E इज इक्वल टू mc² का फॉर्मूला दिया। किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया 1905 में। सोचो। और पता है इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है? समझो। E का मतलब होता है एनर्जी, M का मास होता है मास ऑफ एटम। मास ऑफ एटम लिखो चाहे मास ऑफ मैटर लिखो, बात बराबर की है। C का मतलब रग रग से वापी को स्पीड ऑफ लाइट। क्या है C? स्पीड ऑफ लाइट। C क्या? स्पीड ऑफ लाइट है। आइंस्टाइन भाई साहब 1905 में आए और पूरी केमिस्ट्री में फिजिक्स में धूम मचा दिए। कैसे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फेल कर दिया। हाँ, समझ रहे हो? कैसे? देखना, आइंस्टाइन का ये इक्वेशन साफ साफ बोल रही है कि तुम मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो और एनर्जी को वापस मैटर में। ये मैटर है। क्या है ये? मैटर को पूरी तरह से इस चॉक को मैं एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूं और वापस जो एनर्जी रहेगा उससे वापस मैटर बना सकता हूं। सोचो, सामने में रियल फील नहीं कर पाएंगे अपन, लेकिन जब ये सब कब पॉसिबल है यार? न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तब। कब? जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना तब ये पॉसिबल तुम्हें दिखेगा। कैसे? मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर डालोगे और एनर्जी से वापस मैटर जनरेट कर डालोगे। एक बात बता रहा हूं, मैटर से ना एनर्जी बनाना आसान है, लेकिन पूरे एनर्जी से वापस मैटर जनरेट करना बहुत टफ है भाई। रिसर्च इस पर चल रहा है और ये बात प्रूफ हो चुकी है, तभी ये इक्वेशन बना है ना। और इसी के बम में दुनिया में एटम बम बनाए जा रहे हैं, मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है और बड़े बड़े एटम बम बना के फोड़े जा रहे हैं। जब से आइंस्टाइन आया पूरी तहलका मचा दिया। समझो आप, E इक्वल mc², एनर्जी को तुम मास में कन्वर्ट कर सकते हो और मास को वापस एनर्जी में। समझे? एक बात बता रहा हूं, हमने कक्षा 10वीं में पढ़ा था, क्लास 10 में। अभी तो मास ऑफ कंजर्वेशन पढ़े थे कि मास ना तो क्रिएट होगी ना तो डिस्ट्रॉय होगी, बस नया चीज मिलेगा केमिकल रिएक्शन में, कोई दिक्कत नहीं था। हम एनर्जी का कंजर्वेशन भी पढ़े थे। एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना तो एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है। एनर्जी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफर होती है। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे?
इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है इस हाइट पर, पढ़े थे ना, mgh पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। चौक यहाँ आया कुछ हाइट डिस्टेंस कवर करके। अब हाइट कम हुआ, पोटेंशियल एनर्जी पहले से कम हुआ, क्या इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आई? पहले यहां था, ज़ूम 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 यहां आई, तो मोशन में थी, तो काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर आई कि नहीं आई? अब टोटल काइनेटिक एनर्जी करो और टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, पहले जितना था अभी भी, क्योंकि काइनेटिक बढ़ रही है तो पोटेंशियल घट रही है, और ओवरऑल इक्वल है। फिर आया पोटेंशियल कम हुआ, काइनेटिक ऊपर से 0 था, बढ़ा, ये टोटल एनर्जी अभी भी वही है। तो ये क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी क्रिएट नहीं होती, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफर होती है। ये पोटेंशियल एनर्जी था, काइनेटिक 0 था, जूम से नीचे आया, काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। पंखा चल रहा है, कौन सी एनर्जी दिए? इलेक्ट्रिक एनर्जी दिए। इलेक्ट्रिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होकर हमें हवा दे रहा है, यस और नो? और साथ ही साथ पंखे के पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, क्योंकि कुछ हाइट में है? तो एनर्जी भाई क्रिएट नहीं होती, ना तो खत्म होती है, सिर्फ वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफर होती है। तो ये होता है एनर्जी का कंजर्वेशन, पूरा ट्रू है। और अभी हम पढ़े थे मास का कंजर्वेशन, समझ गए? अब समझ, एनर्जी अलग है, मास अलग चीज है, अब समझना। इसको मिटा रहा हूं मैं, विधान समझना। क्यों हुआ ऐसा? चलो वापस से वही रिएक्शन कराती हैं। कोई भी रिएक्टेंट ले लिए, रिएक्टेंट से हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा, क्या होगा? Cr, केमिकल रिएक्शन होगा। तो रिएक्टेंट से क्या मिलेगा? प्रोडक्ट। अब जब से आइंस्टाइन भाई साहब E = mc² दिए थे, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैटर भी एनर्जी में चेंज हो सकता है। यानी कि रिएक्टेंट, आप सोचो ना भाई, रिएक्टेंट का जितना मास होगा, मान लो रिएक्टेंट का मास 100 किलोग्राम था, कितना था? 100 किलोग्राम। केमिकल रिएक्शन हुआ, नया चीज मिला, प्रोडक्ट को तोला तो 90 किलोग्राम आया। क्या आया? 90 किलोग्राम। 10 किलोग्राम कहाँ गायब हो गया? मैटर चेंज हो गया एनर्जी में, किसमें? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन सक्सेसफुली दिख रहा है क्या? नहीं। लेकिन कब से ये चीज हो रहा है? आइंस्टाइन के रिलेटिविटी आया ना 1905 में, उसी से। अब एनर्जी तो अलग चीज हो गई ना, समझे? 90 मत लिखो, 99 लिखो। क्या लिखो? 99 लिख दो। क्या लिखो? 99 kg। अभी बता रहा हूं क्यों लिखा है। समझ पा रहे हो भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन काम, क्योंकि मास अब कंजर्व नहीं रहा, इधर 100 इधर 99। 1 किलोग्राम कहाँ बदल गया? एनर्जी में बदल गया। किसमें? लेकिन ध्यान से सुनो मेरी बात, गौर से सुनो। 1 किलोग्राम को तुम नेग्लेक्ट मान लो, 1 किलोग्राम को अभी भी लगभग इक्वल ही बोल सकते हो, अभी भी लगभग। तो जब ना भाई जब ना हम नॉर्मल रिएक्शन करते हैं, एकदम क्या करते हैं, जब नॉर्मली रिएक्शन करवाते हैं ना, नॉर्मल जो केमिस्ट्री में हम नॉर्मली ऐसी पढ़ते हैं ना, अभी नॉर्मली, तो इस टाइम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड बोल सकती हैं। वैलिड क्योंकि ज्यादा फेरबदल नहीं दिखता, हो सकता थोड़े बहुत मास, थोड़े बहुत मैटर ही एनर्जी में चेंज होता है नॉर्मल कंडीशन में, समझे? तो इस कंडीशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फेल मानेंगे क्या? नहीं, क्योंकि थोड़े बहुत चेंजेस में हम खामी भर सकते, हाँ मान सकते कि नहीं? तो नॉर्मली रिएक्शन होता है ना, नॉर्मली भाई, नॉर्मली एकदम। जैसे कार्बन बना, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट किए तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। हो सकता है इन दोनों का मास कितना किए थे हम लोग? 100% था मास। कितना था? 100%। मान लेते ये 99.9% आ गया। कितना आ गया? तो जो भी 0.1% है, 0.1% मास कहाँ कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास यहाँ पूरी तरह फेल बोलेंगे क्या? अभी भी लगभग वही है ना, सेम। तो जब केमिकल नॉर्मली होता है ना, नॉर्मली रिएक्शन हम नॉर्मल कराते हैं ना, अभी नॉर्मली,
तब लॉ ऑफ कंजर्वेशन को हम इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, वैलिड है बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर ना उतने ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते, मिल रहे हैं क्या? उतने ज्यादा मास एनर्जी में तब्दील हुआ है क्या? थोड़े से मास ही तो एनर्जी में तब्दील हुआ है, तो पूरी तरह फैली यहाँ पे नहीं, नॉर्मल रिएक्शन पूरी तरह फैलनी है। तो आप फेल मानेंगे, समझो। देखो प्रीवियस वीडियो देख लेना, पहले बता रहा हूं। देखो न्यूक्लियर रिएक्शन में फेल होगा कहां? देखो भाई न्यूक्लियर रिएक्शन में ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन पूरी तरह फेल, पूरी तरह, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा अमाउंट का मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, या तो सारे के सारे मास एनर्जी में 100% मास लिया, 100% मास पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन पूरी तरह फेल हुआ कि नहीं? 100% मास रिएक्टेंट में है और इधर पूरा सब चीज किसमें बदल गया? एनर्जी में। 100% मास रिएक्टेंट में है, 50% मास प्रोडक्ट का है और 50% कहां गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वैलिड हो रहा है? फेल। फेल कब? जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तब। क्यों मालूम है? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, 10वीं में पढ़े थे भाई अच्छे से। एक होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन। एक न्यूक्लियर फिजन होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है मालूम है? एक बड़ा एटम दो अलग अलग छोटे एटम में टूट जाते हैं और इस कंडीशन में बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन सन में होता है। सन में क्या होता है? दो छोटे छोटे एटम, हाइड्रोजन के दो आइसोटोप होती हैं, एक का नाम प्रोटियम ड्यूटेरियम, एक का नाम ट्रिटियम। जब दोनों कंबाइन होते हैं ना तो एक हैवी मास मिलता है, किसका? हीलियम का, और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज्यादा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास फेल। समझ पाए? तो याद रखना भाई, अभी तो स्टार्टिंग है, समझ नहीं हो कोई टेंशन नहीं, बस याद रखना कि जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, अब उदाहरण लिख लेना, रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, ठीक है? रिएक्टेंट 100% ले रहे हो, रिएक्टेंट का मास कितना है? 100% है, मास कितना है? और जब न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया तो प्रोडक्ट का मास तौले तो 50% मिल गया, कितना? तो बाकी 50% मास रिएक्टेंट का कहां गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, मास कंजर्व नहीं रहा। क्योंकि आइंस्टाइन भाई बोलती है एनर्जी, मास एनर्जी में चले जा सकता है। आइंस्टाइन भाई बोली कि नहीं? बोला। तो याद रखना न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रीवियस वीडियो में है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देखिए भाई, अच्छे समझोगे, अच्छे से। अब ध्यान समझो, ध्यान से इधर देखो, इधर। अब दिक्कत ये हो गई यार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास नॉर्मल रिएक्शन के लिए तो सेटिस्फाई है, ज्यादा चेंजेस नहीं मिलते, ठीक? जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन से एटम बम बनाया जाता है, हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, बड़े बड़े जितने भी बम बनते हैं वहां न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। सन से इतनी ज्यादा एनर्जी क्यों मिली हमें? न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है वहां पर, हर एक क्षण, हर एक सेकेंड न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है वहां, तभी बहुत बड़ी मात्रा हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। या सुनो, सन कहां से लेता है भैया? हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हमारे अर्थ से ले रहा है। कहां से? अर्थ से। अर्थ से खत्म हो जाएगा तो क्या करेगा? समझ रहे हो? ऐसे लेता है अलग अलग प्लेनेट से और अपने अंदर वो एनर्जी बना रहा है, बाद में बात करेंगे, अभी ध्यान समझना, मैं बोल कर रहा हूं। अब ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फेल होते दिख रहा है, तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक में मिला देते हैं। समझना इस बात को मैं क्या बोल रहा हूं। लास्ट है, थोड़ा सा 5 मिनट लूंगा। देखो, लॉ ऑफ UNVR, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास
और ये हो जाएगा E इक्वल MC स्क्वायर। ठीक है, एक होता है एनर्जी कंजर्वेशन, पढ़े थे ये हम पहले पढ़ चुके। अब ध्यान देना, अब हो क्या रहा है, अब ध्यान दो, साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास और एनर्जी कंजर्वेशन को मिलावट कर देते हैं, जिससे सब चीज सेम टू सेम नजर आएगा, ना तो मास वाला फेल ना तो ये, दोनों कंबाइन करेंगे। कैसे देखना, इसको नाम दिया गया है मास एनर्जी कंजर्वेशन। मास एनर्जी कंजर्वेशन, पहले सिर्फ मास कंजर्वेशन पढ़ते थे और एनर्जी कंजर्वेशन जब से आइंस्टाइन भाई की थ्योरी आई, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई, फिर बदल हो गया, तो अलग से बनाया गया कि मास एनर्जी कंजर्वेशन देते हैं। यानी कि समझो, यानी कि ये बोल रहा है कि रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में, और साथ ही साथ उसका कुछ मास किसमें कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। यानी कि 100% रिएक्टेंट लिए हो ना, तो प्रोडक्ट मान लो जब 50% मिला, कितना मिला, तो 50% कहाँ चले गया, एनर्जी में। तो वो नया लॉ बनाया गया, फेल ना हो करके बोला गया अब भाई मास कंजर्वेशन नहीं बोलूंगा ना तो एनर्जी कंजर्वेशन बोलूंगा, मैं बोलूंगा मास एनर्जी कंजर्वेशन। मास एनर्जी में ट्रांसफर होती है, तुम मास को किसमें बदल सकते हो, एनर्जी में, और एनर्जी को वापस मास में। अब बताओ अब उन्होंने बोला कि तुम प्रोडक्ट का मास और एनर्जी, प्रोडक्ट और एनर्जी को सम कर दोगे तो क्या रिएक्टेंट के इक्वल हो जाएगा। समझ पाए, पहले ये सारा चीज गायब हो जाता था, एनर्जी को हम अलग मानते थे ना, पहले एनर्जी को हम अलग कंडीशन अलग मानते थे ना, तब फेल होता था मास कंजर्वेशन। अब ये हो रहा है कि तुम प्रोडक्ट और एनर्जी को दोनों को ऐड कर दो तो क्या कंजर्व हो जाएगा, हो जाएगा। इसका नाम पड़ा मास एनर्जी कंजर्वेशन। यानी कि तुम्हारा जो मास जिसे हम इंक्लूड नहीं करते थे उसे भी अब प्रोडक्ट में ऐड करो तब कंजर्व होगा। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पूरा हिस्ट्री। बहुत सारा चीज हम देखे, बहुत डीपली सीखने की कोशिश की, आई होप समझ में आया होगा। कल हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सेकंड टॉपिक के ऊपर स्टडी करेंगे। अब सारा चीज बेहद आसान है, अभी भी बोल रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो देख लीजिए तभी सेशन समझ में आएगा, अदरवाइज शायद ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।